इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। एक तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाओं को तरह तरह के प्रलोभन देने की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान योजना का ऐलान किया जाता। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम मौजिन की 17 महीने की तनख्वाह जो है वो पेंडिंग है। आज इसी मामले को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के बैनर तले बहुत सारे इमामों ने अरविंद केजरीवाल के निवास पर प्रदर्शन किया और मांग करी कि इस जल्द से जल्द इमामों की जो पेंडिंग सैलरी है उसका भुगतान किया जाना चाहिए, नहीं तो उसके इन लोगों के सामने जीवन यापन करने की समस्या पैदा हो रही है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी साहब। उनसे सीधे बात करेंगे क्या था पूरा मामला और किस तरह की उन्होंने डिमांड की और किस तरह से वो लोग आज वहां पहुंचे। जी मौलाना साहब। देखिए, पिछले 17 महीने से जिस तरह से हम जूझ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। 6 महीने से हम कंटिन्यू केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका टाइम नहीं, वो टाइम नहीं दे रहे हैं जी। मिल नहीं पा रहा, बल्कि टाइम नहीं दे रहे हैं। दे नहीं रहे। उनके पीए गोपाल मोहन से बराबर हम राब्ते में हैं, उन्होंने टाइम नहीं दिया। तब मजबूर होकर हम पहले आतिशी जी से मिले। आतिशी ने हमें विश्वास दिलाया कि हाँ, हम कर रहे हैं, इसको हो जाएगा। हम गवर्नर से भी मिले, गवर्नर ने हमें कहा कि हमने इमामों की फाइल को कर दिया। हम अश्वनी कुमार से मिले, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो जी। हम डबल एओ से मकसूद जो हैं उनसे मिले। हम दिल्ली वक्फ बोर्ड में 50 मरतबा गए। हमें ये आश्वासन दे दिया जाता है कि आपकी फाइल हो गई। वक्फ बोर्ड वाले तो बल्कि ये कहते हैं कि हम फाइल भेजते हैं, वो बार बार एलिगेशन लगा के वापस कर देते हैं। तो ये 6 महीने से चल रहा है। अभी हम मजबूर होकर हम उनके मकान पर गए, 5 नंबर फिरोजशाह रोड पर। वहां भी उन्होंने अंदर रहते हुए हमें मिलने से मना कर दिया। पुलिस को सीधा मना कर दिया। डीसीपी ने हमें आकर कहा कि भाई, आज आप नहीं मिल सकते, आपको करना है तो आप जाइए उनके ऑफिस में और वहां ज्ञापन दे दीजिए। हम ज्ञापन देने थोड़े गए थे, बिल्कुल, हम तो मुलाकात के अपनी लिए। सैलरी लेने के लिए गए थे। बिल्कुल। हम उनसे पूछने गए थे समस्या कहाँ है, परेशानी कहाँ है कि हमारी फाइल मंजूर नहीं हो पा रही है, आप हमें बता दो। अगर वो 2 मिनट के लिए बाहर निकल के कह देते तो हमें सुकून मिल जाता है, हाँ भाई ठीक है, सीएम साहब ने हमें आकर बोल दिया, पूर्व सीएम ने। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर जब हमने वहां हम खड़े रहे, हमने कहा हम नहीं जाएंगे जब तक कुछ ना हो। तो उनके पीए गोपाल मोहन, जो पहले पीए थे उनके, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने परसों शाम 5 बजे के लिए आपका टाइम फिक्स कर दिया है और शाम तक मैं और क्लियर कर दूंगा, और आपका टाइम परसों का है, आप केजरीवाल जी से मिलिए। मौलाना साहब, ये तो रही आज की बात, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है इसके अंदर कि लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल तरह तरह के जो है योजनाओं के अनाउंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है महिला सम्मान योजना का अनाउंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली वालों के साथ खासतौर से तो ये चीटिंग ही हुई एक तरीके से। देखिए, मैं बहुत ज्यादा सियासी बयानबाजी तो नहीं करूंगा, बिल्कुल। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप उर्दू अकेडमी को देख लीजिए, वहां की हालत क्या है। उर्दू अकेडमी जो है खत्म होने के कगार पे है। 7 लोग उसमें पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। बाकी लोग रिटायर होके जा चुके हैं, 10-11 लोग बचे हुए हैं। वक्फ बोर्ड में 10-11 लोग काम कर रहे हैं। यानी जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं वो तमाम के तमाम खत्म होने के कगार पे हैं। जैसे बीजेपी ने मौलाना आजाद फाउंडेशन को, जिसका 15-16 हजार करोड़ का बजट था साल का, जैसे उन्होंने खत्म कर दिया उसको, ऐसे ही केजरीवाल भी मुस्लिम संस्थाओं को खत्म करने के दर पे हैं, करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी और अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरे इस कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कांग्रेस को वोट करो या किसको वोट करो, किसको नहीं करो। मेरा साफ मतलब है, मैं कह देना चाहता हूं, मैं किसी की सपोर्ट या किसी की हिमायत में नहीं, जो सत्यता है मैं उसको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल को जो रवैया मुसलमानों के साथ है, हमने दिल्ली दंगों में भी देखा किस तरह से ताहिर हुसैन आज भी जेल में है, किस तरह से इशरत जहां को जेल में डाला गया, खालिद सैफी आज भी जेल में है, और शाहरुख खान जेल में है। कितने लोग जेल में हैं दिल्ली दंगों के, जो गलत फंसाए हुए लोग हैं दिल्ली दंगों में, वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। बिल्कुल। दंगा तो ये दूसरे लोगों की तरफ से किया गया था, मुसलमानों के घर देख देख कर जलाए गए, हिंदू का घर छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब पहले से तैयारी थी इसकी, ये तो साफ बात है। लेकिन मुसलमानों को जानबूझकर फंसाया गया, और अरविंद केजरीवाल ने अपने इकलौते मुस्लिम काउंसलर ताहिर हुसैन को भी वो नहीं बचा पाए। आपने कोविड में देखा तबलीगी जमात को कैसे बदनाम किया। बिल्कुल। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद अरविंद केजरीवाल करते थे कि आज 50 लोग पकड़े गए तबलीगी, आज 20 लोग पकड़े गए, आज इन्होंने फला पर थूक दिया, आज इन्होंने ये कर दिया, आज इन्होंने वो कर दिया। तो मेरा मकसद ये नहीं है
कि भाई मैं ये कहूं कि भाई कांग्रेस को वोट दो या फला को वोट दो, लेकिन जो केजरीवाल ने मुसलमानों के साथ किया है वो ये है जो मैं बता रहा हूं। इसलिए दिल्ली के मुसलमानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अब सोचना चाहिए कि हमें किस और कैसे आदमी को चुनना है। मोहन साहब बहुत सही आपने बात कही, आपने किसी की हिमायत भी नहीं करी, लेकिन जो सच्चाई है वो आपने बयान करी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दिल्ली के जो मुसलमान हैं, आखिर जो दिल्ली की बात नहीं की जाए, देश की बात की जाए, वो मुस्लिम क़यादत की अगर बात करें, वो कहाँ है? क्या वजह हो रही है? क्यों सब लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, बार-बार कहने के बावजूद भी? आप क्या मानते देखिए हैं? देखिए मुसलमानों की ये बदकिस्मती है, और हमारे जो अकाबिर उलमा, ये जो हमारे सियासी रहनुमा रहे हैं फ्यूचर में, उसमें माजी बईद में, तो उन्होंने हमें एक सबक पढ़ाया कि हिंदुस्तान में हम मुसलमान को कायद नहीं मान सकते। ये हमारे लोगों ने सबक पढ़ाया, और इसमें पेश जो है जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने इस तरह से मुसलमानों की पट्टी पढ़ा दी कि भाई क़यादत नहीं बन सकती हमारी। अगर हम कायद किसी को मान लेंगे मुसलमान को, तो फिर ये हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, बिल्कुल। हिंदू वोट नहीं देगा। वो 80% है, हम 20% है, बल्कि सरकारी कागजों में तो 18% है, 17% है। तो हम सरकार नहीं बना सकते। हम, अरे भाई हम सरकार नहीं बना सकते, लेकिन अपना वजूद तो बना सकते हैं। जी। हमें अपने वजूद की तो लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जो हमारी बड़ी जमातें हैं, इन्होंने कभी हमारे वजूद को, चूंकि इनका वजूद तो बना हुआ है, इनको तो बाहर से फंड आता है, ये तो करोड़ों में खेल रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करे बैठे हैं, जमीयत एक है, सदर दो हैं, ये सारी चीजें सारी दुनिया देख रही है। मुझे समझ ही नहीं आता कि ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा संविधान है जिसमें एक संस्था के 2 सदर हों। भतीजा भी सदर है और चाचा भी सदर है, और धड़ल्ले से चल रही है, और लोग लड़ रहे हैं उनके लिए। मोहन साहब बहुत बड़ी आपने बात कही और सवाल भी खड़ा किया है इसके ऊपर, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जगहों की बात आपने छेड़ी, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो भी अभी लंबित चल रहा है लगातार। आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के नाम पे ये सारी चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद जिस तरह से ये जो संशोधन बिल जो मामला पड़ा हुआ है, वो जानबूझ के हिलावाली हो रही है और जल्दी ही उसको सरकार भी लाने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए वक्फ बिल का जहां तक मसला है, वक्फ बिल तो मुसलमानों के खिलाफ है, बिल्कुल। मैं भी उसके खिलाफ हूँ। बिल्कुल। लेकिन जहां तक वक्फ प्रॉपर्टियों के कब्जे का मसला है, जी। उसमें ये लोग बराबर के शरीक हैं। अरशद मदनी साहब ने जो वो जगह ली है, 2.5 करोड़ नाजायज काबिज को तो दे दिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड की कोई रसीद कटवाई तो बता दो। दिल्ली वक्फ बोर्ड में एक चवन्नी नहीं दी। यानी जिस आदमी की वो प्रॉपर्टी है, जिस संस्था की वो प्रॉपर्टी है दिल्ली वक्फ बोर्ड की, उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। जो नाजायज काबिज है उसको 2.5 करोड़ दे रहे हैं। अरे 2.5 करोड़ उसको दिया आपने, 2.5 करोड़ वक्फ बोर्ड में दे देते, इमामों को भला हो जाता, बेवाओं को पेंशन मिल जाती, बहुत सारे काम निकल जाते। लेकिन नहीं, आपने मस्जिद अब्दुल नबी को भी कब्जा कर रखा है जमीयत के नाम पे, और आपने 1 बीघा जमीन और कब्जा ली जमीयत के नाम पे। ये जमीयत के नाम पे कब्जा गई है, और जमीयत के सदर होने की हैसियत से आप उस पर कब्जा करे बैठे हैं, आपने 5 स्टार बना लिया उसको। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्या हमारे मुस्लिम कायदीन को, मैं देखिए जहां तक उनके काम है मैं उनकी भी सराहना करता हूँ। जो बच्चे जेल में हैं उनके लिए जो मुकदमात कर रहे हैं, वो जो लड़ रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, एक मिसाल मशहूर है गाँव देहात में कि बकरी ने दूध दिया, मैंगनी भर के दिया, तो क्या दिया? आप मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से आपको पैसा मिल रहा है, मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो जगह लिए बैठे हैं उसका किराया भी तो तय कीजिए। एक उसका किराया, ये तो इस्लाम भी कहता है बिल्कुल कि आप किसी की जगह में बैठे हैं तो उसको या तो किराया दीजिए या उसको खरीदिए उससे। अब खरीद तो आप नहीं सकते क्योंकि वक्फ बोर्ड की जगह को बेचा नहीं जा सकता। तो कम से कम 1 बीघे जमीन ITO पे उसका कुछ नहीं तो कम से कम 5 लाख रुपए महीने का किराया होता है। इतनी जगह मस्जिद अब्दुल नबी की है, 10 लाख रुपए महीने तो चाचा भतीजे खा रहे हैं वक्फ बोर्ड का। तो मौलाना साहब ये सारी बातें आपने बहुत सही कही, लेकिन अब मुसलमानों के लिए क्या, उनके लिए क्या आपकी तरफ से सलाह है? मतलब देखिए, मुसलमानों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को होश के नाखून लेने चाहिए। जमीयत, जमात और शख्सियत, ये चीजें अलग अलग हैं। जमीयत के बारे में इन लोगों ने मुसलमानों को ऐसा डरा दिया कि जमीयत के बारे में अगर कुछ कह दिया, या महमूद मदनी साहब के बारे में कुछ कह दिया, अरशद मदनी साहब के बारे, तो ऐसा कह दिया जैसे नौजबिल्ला दीन के बारे में कुछ कह दिया, लोग मुखालिफ हो जाए। अरे जमीयत के बारे में, भाई जमीयत हमारी अपनी तंजीम है, हम जानते हैं जंग आज़ादी में जो उसका किरदार रहा है उसको कौन सराहना नहीं करता। लेकिन गलत लोगों के हाथों में जमीयत आ गई है, तो अब उसकी भी तो वो बात भी तो कहनी पड़ेगी ना हमें कि ये गलत लोगों के हाथों में, जो काम अच्छे कर रहे हैं उनकी हम सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन आप एक ही तंजीम के 2 सदर बने बैठे हैं, ये भी तो लोगों को बता दो कि हम ये भी ना गलत काम न इस्लामिक है, न सामाजिक है, न कानूनी है। और ये तो
कुर्बान जाइए उस जज के जिसने बिठाकर इनको कह दिया कि या तो एक हो जाओ, नहीं तो जमीयत का लाइसेंस ही मनसूख कर दूंगा, रजिस्ट्रेशन ही। तब जाके ये खामोश हुए। अच्छा, दूसरी बात ये कि पब्लिक बेवकूफ है, वो इन दोनों के नाम पे लड़ रही है। एक गुट महमूद मदनी का है, एक गुट अरशद मदनी साहब का है, और दोनों आपस में लड़ते हुए हैं। आपको याद होगा जब मस्जिद अब्दुल नबी में दस्तरखान तक फटे, लोगों को गिरबान पकड़े गए, मार पिटाई हुई, सब कुछ हुआ। तो ये इनके, और ये दोनों एक उस वक्त में भी जब लड़ाई हो रही थी, एक चीज और बताता चलूं मैं आपको, जिस वक्त लड़ाई हो रही थी, महमूद मदनी साहब को एक निकाह करना था, अरशद मदनी साहब का 1 महीने इंतजार किया उन्होंने। बाहर चले गए थे अरशद मदनी साहब, इंतजार किया, उसके बाद इंतजार किया, जब चाचा बाहर से आ गए तो चाचा से निकाह पढ़वाया, और लोग दस्तरखान पढ़ रहे हैं उनके नाम पे, आपस में दस्तों गिरेबां हैं। तो लोगों को भी तो समझना चाहिए ना कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है। तो ये थे मौलाना साजिद रशीदी, जो लगातार, जिन्होंने सारे मुद्दों पर बेबाक बातचीत करी, बेबाक उन्होंने अपनी राय दी, और साथ के साथ मुसलमानों को भी नसीहत करी कि अब टाइम आ गया है कि होश के नाखून लें और बहुत सोच समझ के जो भी फैसला है वो सोच समझ के करें। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले के अंदर जो इमामों का और मौज़िन्स का जो मामला फंसा हुआ है वो कब तक आखिर क्लियर होता है, कब तक उनको तनख्वाह मिल पाती है। दिल्ली से गुलजार अहमद की रिपोर्ट।